हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून 25 वाला पेपर का बेटा पार्ट बी हम ऑलरेडी पार्ट ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम डी ब्लॉक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था। सो पार्ट बी का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन सेज कैन -273.5 डिग्री मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम 0 डिग्री टेम्परेचर अचीव कर सकें या अटेन कर सकें? सो तो बेटा आंसर इज नो, क्योंकि प्रैक्टिकली परफेक्ट 0 डिग्री टेम्परेचर अटेन करना मुश्किल है। According to the third law of thermodynamics, it is impossible to cool any system down to absolute zero. Absolute zero तक cool करना impossible है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है जो कहते हैं एन आइडल गैस ऑक्यूपाइंग 152 dm क्यूब डेसीमीटर क्यूब एट 15 डिग्री एंड 0.98 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज प्लेस्ड इन इवैक्यूएटेड वेसल ऑफ वॉल्यूम इतना। मतलब कि एक गैस है जिसकी वॉल्यूम दी हुई है, हमें टेम्परेचर 15 डिग्री और प्रेशर दिया हुआ, उसको हम एक वेसल में रखते हैं जिसकी वॉल्यूम है 456 dm क्यूब। टू व्हाट डिग्री सेल्सियस द वेसल विल बी हीटेड सो द प्रेशर विल बी इतना। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हम इसको किस टेम्परेचर पे हीट करें ताकि इसका जो प्रेशर है वो 0.98 ही रहे। अब बेटा दोनों कंडीशंस में अगर आप देखो जो प्रेशर की वैल्यू है वो सेम है, तो अगर हम गिवन लिखे पहले वॉल्यूम कितनी है 152। आप एक चीज़ समझो, अगर हमें गैस की वॉल्यूम है तो गैस जो होती है बेटा वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर। अगर मैंने उसे एक 152 के कंटेनर में रखा है और वहाँ से निकाल के मैं उसको रख रही हूँ 456 के कंटेनर में, दैट मीन्स गैस की वॉल्यूम चेंज हो गई 152 से 456 पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहले हमें वॉल्यूम दी हुई है 152, टेम्परेचर दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को बेटा केल्विन में चेंज कर लेंगे 273.515 वैल्यू ऐड करके। उसके बाद प्रेशर दिया हुआ है 0.98। फाइनल वॉल्यूम जो हमें चाहिए वो चाहिए 456 और प्रेशर 0.98 ही चाहिए, और हमें टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वहाँ पे लग जाता है बेटा चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे बेटा क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट मीन्स V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट वाली वॉल्यूम कितनी है 152। टेम्परेचर की वैल्यू अगर हम देखें तो टेम्परेचर की वैल्यू बेटा हमारे पास है 288.15। तो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 288.15। सेकेंड वाली वॉल्यूम हमें दी हुई है 456 और टेम्परेचर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यही अगर आप देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो अगर हम उसको शिफ्ट करते हैं और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 864.45 केल्विन। और क्योंकि हमें इनिशियली टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ था तो यहाँ पे भी हम उसको सेल्सियस में चेंज कर देंगे। केल्विन में 273.15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सेल्सियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने एक्सप्लेन करना है। इसके 6 पोस्टुलेट्स है, तो कोशिश करो आप 6 नहीं तो 4 या 5 कम से कम लर्न करो। अ गैस इज कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर इन कंपैरिजन विद देयर ओन डायमेंशन। मतलब कि पहली बात, गैस के मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। गैस मॉलिक्यूल आर कंसिडर्ड एज स्मॉल हार्ड स्फेयर्स। द वॉल्यूम इज निग्लेजिबल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। जितनी वो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसके कंपैरेटिवली एक मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है वो ना के बराबर है। इस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवरऑल में जो कंप्लीट गैस है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक स्प्रेड होकर ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। द मॉलिक्यूल कैन बी कंसिडर्ड एट पॉइंट मासेस, दैट इज दे पोजेस मास बट हैव अ निग्लेजिबल वॉल्यूम। तो जो मॉलिक्यूल है उसका कुछ मास तो है लेकिन उसकी वॉल्यूम ना के बराबर है। नेक्स्ट, द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट रैंडम एंड रेक्टिलिनियर मोशन। गैसेस के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं इधर से उधर, और उनका जो मोशन होता है वो रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन में। फिर स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, अगर यहाँ किसी वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करेंगे तो उनकी डायरेक्शन चेंज होगी, बट ओवरऑल वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। थर्ड पॉइंट पे अगर हम आए, ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। क्योंकि रैंडम मूवमेंट है तो कोलिजन होगी, कभी कभी वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, कभी वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, बट ये कोलिजन जो होती है वो हमेशा इलास्टिक होती है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि इनकी एनर्जी बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगी, एनर्जी जो है कंजर्व्ड रहेगी। तो हम बोल सकते हैं एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन, लेकिन जो टोटल एनर्जी सिस्टम की है वो कांस्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, देर आर नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नहीं है, बिल्कुल निग्लेजिबल, तो ना के बराबर है।
There are no forces of attraction or repulsion between them. The pressure exerted by the gas is due to the force exerted on the wall of the container due to non-stop bombardment of the molecule. Particles जो होते हैं वो बेटा एक दूसरे के साथ, जैसे यहाँ particles अगर हैं तो ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं और कंटेनर की वॉल के साथ भी हिट करेंगे। जब ये कंटेनर की वॉल के साथ हिट करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो वो एक फोर्स लगा रहे हैं गिवन एरिया पे। जब भी फोर्स एक गिवन एरिया पे लगता है तो उसको हम टर्म देते हैं बेटा प्रेशर। ठीक है, तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं कंटेनर की वॉल पे बिकॉज ऑफ देयर रैंडम नॉन स्टॉप मूवमेंट। लास्ट पॉइंट है इसका, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब कि गैस का जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी मीन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितना ज़्यादा मूवमेंट होगी, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये है बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और अगर आप चाहो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिकॉज ये उन्हीं सारे पॉइंट्स को ब्रीफ करा हुआ है। ठीक है, कॉम्पोजिशन के बारे में कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, निग्लेजिबल वॉल्यूम हम डिस्कस कर चुके हैं, कंटिन्यूस रैंडम मोशन होता है, इलास्टिक कोलिजन मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल कंजर्व्ड होती है, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। विस्कोसिटी का मतलब समझो, विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो। अगर किसी भी सब्सटेंस में विस्कोसिटी है, हम जब विस्कोसिटी मेजर करते हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है फ्लो करने से, कि वो इजीली नहीं फ्लो कर रही, वो रेजिस्ट कर रही है, तो दैट मीन्स उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे याद रखना है गैसेस की जो विस्कोसिटी है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस भी बढ़ेगी। लेकिन बेटा यही अगर हम बात करेंगे लिक्विड की, ठीक है, अगर हम बात गैसेस की नहीं कर रहे और अगर हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ बनाए विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर का, तो गैसेस के लिए वो ग्राफ ऐसे बनेगा क्योंकि विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन द सेम ग्राफ अगर हम लिक्विड्स के लिए प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ हमारा होगा समथिंग लाइक दिस, क्योंकि विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, तो in liquids viscosity is dictated by intermolecular attraction which weakens with heat। viscosity का मतलब मैंने आपको क्या बताया, resistance to flow। अगर resistance to flow बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपस में उनका intermolecular force of attraction बढ़ेगा अगर किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का, तो वो एक दूसरे को इतना अट्रैक्ट करेंगे कि वो फ्लो नहीं करने देंगे। बट गैसेस के केस में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हीटअप करते हैं, तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि ऑलरेडी नेग्लेजिबल है वो और वीकन हो जाता है। In contrast, the viscosity of gas is governed by momentum transfer between colliding layer of molecules moving at different speed। तो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो और शार्पली और जल्दी जल्दी मूव करने लग जाते हैं, फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होने लग जाती हैं और उनका मोमेंटम ट्रांसफर होने लग जाता है। तो इसकी वजह से देयर इज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस टू फ्लो, जिसकी वजह से उनका जो रेजिस्टेंस टू फ्लो है, क्योंकि वो कोलाइड कर रही है, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, मोमेंटम ट्रांसफर होगा, तो उनका जो फ्लो का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको याद रखना है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है व्हाट इज द टोटल अट्रैक्टिव इंटरैक्शन। टोटल अट्रैक्टिव इंटरैक्शन क्या होती है या उसमें कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, फिर उसके बाद सरफेस टेंशन की डेफिनेशन और उसको यूनिट बताना है, और सरफेक्टेंट ऐड करने से सरफेस टेंशन में क्या चेंज आता है। ठीक है, तो अगर आते हैं पहले टोटल अट्रैक्टिव इंटरैक्शन पे। टोटल अट्रैक्टिव इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स इज द सम ऑफ ऑल द एप्लीकेबल वैन डर वाल्स कंट्रीब्यूशन। मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल अट्रैक्टिव एनर्जी कितनी है, जितने भी वैन डर वाल्स फोर्स उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस होते क्या है, वैन डर वाल्स फोर्सेस अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, लेकिन ये वैन डर वाल्स फोर्सेस के भी बेटा टाइप हो सकते हैं, जैसे कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस, जिनको हम लंडन फोर्सेस बोलते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में क्या होगा, इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो होगी उनके परमानेंट डाइपोल होंगे, मतलब एक परमानेंटली पॉजिटिव और एक परमानेंटली नेगेटिव है। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो डाइपोल डाइपोल फोर्स है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स मतलब कि इंटरेक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होना, ये कब हो जाता है, जैसे सपोज करो कोई एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल के विसिनिटी में होगा, तो वो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एक वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्सेस, जब
इंटरेक्शन होती है दो नॉन पोलर के बीच में। तो अगर दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रही है वो डाइपोल डाइपोल फोर्स है। अगर एक पोलर और नॉन पोलर के बीच में हो रही है वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है। और अगर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा बेटा डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्स। ये सारे ही टाइप है वैन डर वाल्स फोर्सेस के, और ये सारे वैन डर वाल्स फोर्सेस के टाइप मिलकर हमें देते हैं टोटल अट्रैक्टिव इंटरेक्शन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सरफेस टेंशन की डेफिनेशन और उसका यूनिट बताना है। अब सरफेस टेंशन होता क्या है, मान लो कोई एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है, ठीक है। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल कोई सेंटर में है तो बेटा सेंटर वाले वाटर मॉलिक्यूल को इधर से भी एक फोर्स मिल रहा है, इधर से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो जिसकी वजह से उसके हर तरफ बैलेंस फोर्स है, ठीक है। लेकिन जो सरफेस में मॉलिक्यूल होगा, लेट्स से अगर कोई मॉलिक्यूल सरफेस पे जैसे ये है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है कहीं पे बीच में, तो इसको फोर्स इधर से भी आ रहा है, इधर की तरफ भी, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसमें ओवरऑल फोर्स बैलेंस है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा सरफेस के ऊपर, लेट्स से यहाँ पे, तो इधर से फोर्स है, इधर से फोर्स है, लेकिन अपवर्ड कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ एक डाउनवर्ड फोर्स है। तो यहाँ पे क्यों हुआ, सरफेस की वजह से, क्योंकि ऊपर कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, तो इसको एक नेट इनवर्ड फोर्स मिलेगा, नेट इनवर्ट फोर्स। और ये इनवर्ट फोर्स किसकी वजह से मिल रहा है, सरफेस की वजह से, और इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। और ये सरफेस टेंशन क्या करता है, उसको अपनी प्रॉपर शेप अटेन नहीं करने देता, ठीक है। So surface tension is the elastic like tendency of fluid that make it acquire the least possible surface area। इसकी वजह से क्या होगा, surface tension की वजह से जो molecule है वो उसका जो area होगा, जो surface होगी वो least होगी। It occurs because molecules at the liquid surface experience unbalanced cohesive force। उनको unbalanced force मिल रहा है जो उनको अंदर की तरफ, इनवर्ट की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। इसका यूनिट हो जाएगा बेटा न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट क्या होते हैं, सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल, मतलब कि जो रिड्यूस करते हैं सरफेस टेंशन को। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर रहे हैं उन्हीं को हमने नाम दिया सरफेक्टेंट। दे डू दिस बाय माइग्रेटिंग टू द लिक्विड सरफेस डिस्टरप्टिंग द स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सरफेस पे जाते हैं, और जो उसको साइडवेज फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स खींच रहा था, क्योंकि ऊपर तो कोई है नहीं, वो इन फोर्सेस के बीच, इन फोर्सेस को वीक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ताकि इस मॉलिक्यूल को जो एक नेट इनवर्ट फोर्स मिल रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाए। सो एडिंग अ सरफेक्टेंट सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन। सरफेक्टेंट जो होते हैं वो एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एम्फीफिलिक मतलब बोथ, वो वाटर लविंग भी और वाटर हेटिंग भी। तो उनका एक मॉलिक्यूल वाटर के अंदर पास करेगा और दूसरा वाटर से बाहर पास करेगा, ठीक है। हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक है। दे एक्यूमुलेट एट द लिक्विड गैस इंटरफेस एंड डिस्टर्ब द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोहेसिव फोर्सेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेंगे। तो क्योंकि जो वाटर लविंग पार्ट है वो वाटर में से पेनिट्रेट करेगा, जो वाटर हेटिंग पार्ट है वो मॉलिक्यूल या गैस में से पेनिट्रेट करके निकल सकता है, और वो दोनों के बीच का जो फोर्स है उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ मॉलिक्यूल है और यहाँ पे वाटर है, तो वो जो मॉलिक्यूल है जो सरफेक्टेंट की तरह ऐड कर रहा है बेटा, वो वाटर में से भी पास कर सकता है और इस मॉलिक्यूल में से भी। एक एंड उसका हाइड्रोफोबिक है और दूसरा एंड उसका हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जब वो इनके में से पास कर सकता है तो वो इनके बीच के फोर्स को वीक करेगा और सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है व्हाट आर स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और उनको एक्सप्लेन करना। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, ये पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोक्योमेट्री ऑफ द सॉलिड। ये ऐसे पॉइंट डिफेक्ट्स हैं जो सॉलिड की ओवरऑल स्टोक्योमेट्री को डिफेक्ट खराब नहीं कर रहे, लेकिन ये इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट अलग अलग होते हैं। लाइक नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर दो डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और आयनिक मॉलिक्यूल्स या आयनिक सॉलिड के अंदर होते हैं कि एक शॉटकी डिफेक्ट और एक फ्रेंकल डिफेक्ट। ये जो शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट है ये दिसंबर 25 वाले पेपर में भी आया हुआ है, तो उस हिसाब से स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम पहले बात कर ले नॉन आयनिक सॉलिड्स की, जो नॉन आयनिक सॉलिड होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, दिस अकर्स व्हेन अ फ्यू लैटिस साइट्स आर एम्प्टी एंड इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डेंसिटी। अगर मान लो कुछ लैटिस, लैटिस क्या होता है, जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, फिर कभी कभी इसके बीच में भी दूसरे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑक्यूपाइड होते हैं। अगर इनमें से कभी कुछ साइड्स जो है वो एम्प्टी रह गई तो उसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो क्योंकि वो वेकेंट है तो उसको बोल देंगे वैकेंसी इफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दीज अकर्स व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लीव देयर पोजीशन एंड ऑक्यूपाई एन एम्प्टी इंटरस्टिशियल साइट। अगर कोई मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के, जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, लेकिन अगर आप मानो यहाँ से कोई पार्टिकल निकल के इधर इंटरस्टिशियल स्पेस में एडजस्ट हो तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है।
सो बेसिकली इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो होते हैं व्हेन द कांस्टेंट पार्टिकल लीव देयर पोजीशन और इंटरस्टिशियल साइट ले लेते हैं एक लैटिस के अंदर, एक क्रिस्टल के अंदर, तो उसकी जो ओवरऑल डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो रही है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अब अगर हम आते हैं आयनिक सॉलिड्स में, आयनिक सॉलिड में शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, जब इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज निकल रहे हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज निकलेंगे, तो उस डिफेक्ट को हम बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। और इसके अंदर जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी, मतलब जो ओवरऑल चार्ज है वो एज इट इज रहेगा। तो दिस डिफेक्ट लोअर द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, डेंसिटी कम हुई क्योंकि बेटा वहां से आयंस रिमूव हो गए। इट इज कॉमनली फाउंड इन हाईली आयनिक कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है और साइज डिफरेंस बिटवीन केटायंस और एनायंस जो होता है वो बहुत कम होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट या डिसलोकेशन डिफेक्ट क्या होगा, वेयर अ स्मॉलर आयन जैसे कि ज्यादातर केटायन इज डिस्प्लेस्ड और डिसलोकेटेड फ्रॉम इट नॉर्मल सेटस एंड ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये भी बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो केटायन है वो अपनी जगह से निकल के किसी इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया। अब क्योंकि यहाँ से ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज निकला है ना कोई नेगेटिव चार्ज निकला है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल डेंसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, ओवरऑल डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि कोई आयन भी क्रिस्टल लैटिस से नहीं निकला। ठीक है, और ऐसा किस में देखने के लिए मिलता है, जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है या जो साइज डिफरेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, अगर एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक रिएक्टेंट ए जो है वो प्रोडक्ट पी में चेंज हो रहा है और वहाँ पे हमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है कि द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम इज शोन, और यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बना के दे दिया कि ग्राफ जो है वो इस तरीके से बन रहा है। तो प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा यहाँ पे है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस टाइप के ग्राफ्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन, ऑर्डर उनके यूनिट्स पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको ग्राफ्स इंपॉर्टेंटली करने हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बेटा मेनली 2 या 3 ग्राफ है। अगर जो हमने अभी देखा वो क्या था, कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम, तो उसमें जो वैल्यू थी वो डिक्रीज हो रही थी, और अगर इसमें स्लोप पूछ ले तो स्लोप क्या है, नेगेटिव ऑफ रेट। ठीक है, यही अगर मैं रेट और कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट करूँ तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम यहाँ पे रेट ले लें और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लें तो ये स्ट्रेट लाइन रहेगी। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के 3 ग्राफ्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक तो 2 अभी हमने कर लिए, जैसे अगर यहाँ पे रिएक्शन रेट है और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये टाइम है, ये ग्राफ डिक्रीज हो गया, मतलब विद द टाइम जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रही है, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो एक और ग्राफ है बेटा वो हाफ लाइफ का आ सकता है। अगर हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मतलब कि जैसे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हाफ लाइफ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये 3 ग्राफ्स हो गए जीरो ऑर्डर के। उसी तरह अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम को प्लॉट करेंगे तो अभी जीरो ऑर्डर में क्या था, जीरो ऑर्डर में बेटा हमें इस तरीके से एक सीधा स्ट्रेट लाइन डिक्रीज दिख रहा था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वही हमें थोड़ा सा कर्व दिखेगा, और अगर सेकेंड ऑर्डर होता है तो सेकेंड ऑर्डर के अंदर ये और कर्व्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा, अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन ना देके लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्यों दे रहे हैं बेटा, क्योंकि अगर हम इस ग्राफ को देखें ना तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो डिक्रीज है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है वैल्यू, तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होने की वजह से अगर हम वैल्यू लॉग में लेंगे तो ये हमें एक स्ट्रेट डिक्लाइन मिलेगा। तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में मिला तो फर्स्ट ऑर्डर में इस तरीके से कर्व डिक्रीज होगा, और अगर लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम लेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ठीक है, ये होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा इसमें है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। हमें एक एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला डिराइव करना है टाइम के लिए, कि टाइम कितना लगेगा रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। तो अगर हम बात करें, हमारा रिएक्शन क्या था कि ए जो है वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, मतलब ए चेंज हो रहा है तो रेट हुआ बेटा। रेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो रेट होता है वो या तो माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी होता है या फिर पॉजिटिव ऑफ डी पी बाई डी टी होता है, मतलब जितना प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर रिएक्टेंट क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्टेंट को हम नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया कि जो रेट है के वो किसके इक्वल है, माइनस डी ए बाई डी टी। फिर उसके बाद हमने इस डी टी को उधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये बन गया के डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ए।
अब हम क्या करेंगे, हम इस dt को dA को हटाना चाहते हैं, तो हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन कर देंगे। k कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, हमने इंटीग्रेट करा dt को फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम t तक। हमने रिएक्टेंट की इंटीग्रेशन करी फ्रॉम A0 इनिशियल रिएक्टेंट से लेकर फाइनल रिएक्टेंट तक। dt का इंटीग्रेशन होता है बेटा t, ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया AT माइनस A0। अगर रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो रहा है तो पूरा कंप्लीट होने का मतलब ये है कि A जो है वो पूरे तरीके से किस में कन्वर्ट हो गया, P में। दैट मीन्स फाइनल टाइम पे AT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो AT जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो 0 हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस KT इज इक्वल टू माइनस A, माइनस माइनस कैंसिल। तो हमें टाइम का एक्सप्रेशन निकालना था, मतलब कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन द रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, फॉर अ गिवन रिएक्शन, जैसे A प्लस बी जो है वो C दे रहे हैं, द रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज केप्ट कॉन्स्टेंट वाइल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज डबल। उन्होंने कहा कि अगर हम B की वैल्यू को डबल कर दें और A की वैल्यू को सेम रखें, उसमें कोई चेंज नहीं रखे, तो हमने देखा कि जो रेट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम्स इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं रेट इंक्रीजेस 32 टाइम्स अगर हम A को भी डबल कर दें और हम B को भी डबल कर दें। तो हमें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन क्या है, A प्लस बी गिव सी। जो रेट होता है बेटा, रेट किसके इक्वल होता है, रेट होता है कॉन्स्टेंट इंटू A अपॉन उसका कोफिशिएंट जो भी यहाँ पे x y जो भी वैल्यू होगी, और इसका भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो A की पावर x और B की पावर y। पहले उन्होंने बोला कि बेटा B को अगर हम डबल कर देते हैं तो जो रेट है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसी बात को यूज करें तो उन्होंने बोला कि 4 टाइम्स द रेट इज इक्वल टू k इंटू A की पावर x तो है वो सेम रहेगा, और B जो है वो कितना हो गया 2B, क्योंकि रिएक्टेंट हमने डबल कर दिया, ठीक है। 4 इंटू रेट इज इक्वल टू, ये 2 अगर बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर y, और बाकी k ax by ये सेम रहेगा। अगर अब आप इस एक्सप्रेशन को देखो, ठीक है, इसमें बेटा ये जो पार्ट है k इंटू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई इज इक्वल टू रेट, मतलब k इंटू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई किसके इक्वल है, रेट के इक्वल है। तो ये रेट से रेट कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 2 की पावर वाई जो है वो किसके इक्वल हुई, 4 के। अब हमें पता है 4 2 का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका मतलब ये जो वाई की वैल्यू है ये कितनी है, 2, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। रिएक्शन वही था, A प्लस बी गिव C। अब उन्होंने बोला हम A को भी डबल कर रहे हैं और हम B को भी डबल कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम A को भी डबल करते हैं, B को भी डबल करते हैं, तो रेट जो होता है वो 32 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स 32 इंटू रेट इज इक्वल टू K इंटू 2A की पावर X एंड इंटू 2B की पावर Y, क्योंकि बेटा यहाँ पे A भी डबल हुआ है और B भी डबल हुआ है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम सेम रखते हैं, 32 इंटू रेट इज इक्वल टू, अगर ये 2 यहाँ से बाहर आएगा तो 2 की पावर x हो जाएगा, इंटू ये भी 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर y इज इक्वल इंटू k a की पावर x b की पावर y। तो जो लॉजिक अभी हमने पीछे यूज करा था, मतलब इससे फर्स्ट पार्ट को करते वक्त यूज करा था कि k a की पावर x b की पावर y जो होता है, k a की पावर x b की पावर y जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट के इक्वल होता है। दैट मीन्स रेट से रेट कैंसिल हो गया, विच मीन्स 32 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y। अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि 2 की पावर y जो है वो किसके इक्वल था, 4 के इक्वल था। दैट मीन्स 32 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 4, विच मीन्स 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 एंड हेंस x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3, और इससे पहले हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो कितनी थी, 2। अब हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बोले, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर A प्लस बी चेंज हो रहा था C में तो हमारा रेट क्या था, हमारा रेट था K A रेज टू द पावर x B रेज टू द पावर y। x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू आई 2, तो अगर हम इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 5, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। सेम हमने पहले रेट लिखा विच इज के ए एक्स बी वाई, बी डबल हो रहा है तो बी को 2b लिखा, वहाँ से 2 की पावर y कॉमन निकाला, तो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर y, y की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें बोला
ए भी डबल हो रहा है, बी भी डबल हो रहा है, तो ए 2a हो गया, बी 2a हो गया, और रेट कितना हो रहा है 32 टाइम्स। दैट मीन्स 32 इंटू रेट इज इक्वल टू k इंटू 2a की पावर x, 2b की पावर y। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा x की पावर आ जाएगी 3 और ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा x प्लस y की वैल्यू 5। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था बेटा कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालो। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला आप लोग अच्छे से लर्न करोगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल इंटू लीटर इनवर्स होल ब्रैकेट 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे एन किसको रेफर करता है, एन रेफर करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम एन की जगह पे 1 पुट करेंगे, ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, मतलब 1 हो जाएगी, तो हमारा यूनिट आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यही था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जनरल फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद है तो वो चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो या जीरो ऑर्डर रिएक्शन या सेकंड, आप किसी का भी यूनिट निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, व्हाट आर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन क्या होती है और उसका एग्जांपल दो। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन जैसे अभी हमने वैन डर वाल में पढ़ी कि अगर दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन होंगी तो वो हो जाएगी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। आर अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है, मतलब जो परमानेंटली पोलर है, अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा। अब इसका मतलब ये है बेटा, अगर एक मॉलिक्यूल है ए बी, ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन विद इन द सेम मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल आ गया ए बी, मान लो क्रिस्टल लैटिस जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो अब इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड इज अट्रैक्टेड टू पार्शियली नेगेटिव ऑफ द एडजेसेंट पोलर मॉलिक्यूल। और ये तब होता है जब बेसिकली अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल एलिमेंट प्रेजेंट हो, जैसे क्लोरीन प्रेजेंट है, जैसे फ्लोरीन प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हमें इस टाइप की जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल HCl, HCl में हाइड्रोजन जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, सिमिलरली ये, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन विच इज अ वैन डर वाल फोर्स। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज द रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो में निकालना, तो रेडियस रेशियो क्या होता है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द स्मॉलर आयन, जो कि जनरली कैटायन ही स्मॉलर होता है। ठीक है, क्योंकि कैटायन इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं इसलिए वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, इन आयन्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो दे आर लार्जर इन साइज। तो जो स्मॉलर वाला आयन है उसका रेडियस डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द लार्जर आयन, दैट इज एन आयन, तो रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एन आयन जो होगा वो रेडियस रेशियो होगा। इट इज अ क्रिटिकल पैरामीटर जो कोऑर्डिनेशन नंबर प्रिडिक्ट करने में या स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री निकालने में हेल्प करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम्स एंड ब्रेवियस लैटर्स आर देयर इन सॉलिड। अगर हम क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो क्रिस्टल सिस्टम में 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जैसे क्यूबिक हो सकता है, टेट्रागोनल हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो ये सारे हो सकते हैं। और ब्रेवियस लैटिसेस होते हैं वो 14 डिफरेंट लैटिसेस होते हैं जो इन्हीं 7 क्रिस्टल सिस्टम्स की हेल्प से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल सिस्टम टोटल कितने हैं 7, और जो ब्रेवियस लैटिस है वो कितने हैं 14। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद दिस जून 25 का पार्ट बी। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।